यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आप लोगों के सामने आ चुके हैं। नोटिफिकेशन आ गया है। मैं एसपी राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो जानकारी जो नोटिफिकेशन से संबंधित है, जिसे हर किसी को अपना फॉर्म भरने से पहले उसके विषय में जरूर जानना चाहिए, जिससे कि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। क्या वो एलिजिबल हैं अथवा नहीं हैं, कौन इसका फॉर्म भर सकता है और क्या होगी योग्यता की श्रेणियां, तो उसके विषय में जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके। नोटिफिकेशन आप मेरे सामने देख ही रहे हैं आप लोग अपने स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जो है, सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये है प्रशिक्षित स्नातक के विषय में है। प्रशिक्षित स्नातक के संबंध में, यानी कि आपके टीजीटी के संबंध में, ये आपका टीजीटी का है। और इस टीजीटी के विषय में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या जानकारियां हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, और ये 2 तारीख हैं जो आपको बहुत स्पेशली अच्छे से याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की, थोड़ी सी भी देरी की, तो आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। ठीक, तो जान लीजिए सबसे पहले कि पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि क्या है, यानी आपको फॉर्म भरने की तारीख क्या है। यानी कि आपके फॉर्म भरने की सबसे पहली तारीख है वो है 9 जून। 9 जून से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, इस बात को अच्छे से जान लीजिए। और इसमें दूसरी तारीख जो आपको जाननी चाहिए वो है ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि आप कब तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्म कंप्लीट तो हालांकि फाइनल सबमिशन के बाद होगा, लेकिन यही अंतिम तिथि मान के चलिए जब आप ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। और ये तारीख है आपके 6 जुलाई। हालांकि आप 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन फीस 6 जुलाई के बाद आपकी सबमिट नहीं होगी। तो ये बात आप तय मान के चलिए कि आपको 6 जुलाई तक ही फॉर्म को कंप्लीट करना है। और ये भी याद रखेंगे कि फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दीजिए, अन्यथा कई बार ऐसा होता है सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। हम तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी विभाग में शिक्षक बनना चाहते हैं स्कूल में, और परंतु हम कई बार फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो दूसरी पहली बात आपने जान ली कि पंजीकरण कब से शुरू हो रहा है, 9 जून से शुरू हो रहा है, और ये 6 जुलाई तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नई बात, इसके बाद क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन सी बातें हैं। देखिए, कुल पदों की बात करें तो कुल पद कितने आए हैं इसमें, 3539 पद हैं। 3539 पदों का ये विज्ञापन है जो कि इस बार आया है आप लोगों के लिए। ठीक, अब इसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण निर्देश, अब जो कुछ भी है इसमें आपको कुछ चीज़ों पर खास ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अंतिम, यहां पर एक इस बात पर बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ये बात भी कई लोगों के मन में डाउट आता है कि उन्होंने अभी वो बीए कर रहे हैं, अभी वो बीएड कर रहे हैं, तो इस तरीके के डाउट्स ध्यान में रखें कि वो कर रहे हैं, उनका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया हुआ है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हो। याद रखेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए कब, जब फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अन्यथा वो आपकी योग्यता नहीं मानी जाएगी। अगर आप फाइनल फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आपके 9 जुलाई है, और 9 जुलाई के बाद अगर 10 जुलाई को भी आपका कोई रिजल्ट आता है तो उसे आपकी योग्यता में शामिल नहीं किया जाएगा। वो लोग इस वैकेंसी में नौकरी पाने के पात्र नहीं होंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण करते हों, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है, यहां पर यह बात सबसे महत्वपूर्ण थी जो आपको जाननी चाहिए थी। इसमें अगर आप अगली बात करेंगे तो यहां पर आप देखिएगा, मैं आप लोगों को और कुछ बातें बता देता हूं। यहां पर कह रहा है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र, जो भाषा होगी प्रश्न पत्र की, वो क्या होगी, जो भाषा का पेपर होगा तो वो तो उसी भाषा में होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी जो अन्य पेपर होंगे वो अन्य भाषाओं में, यानी कि बाइलिंगुअल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का लाभ भी केवल उन्हीं को मिलेगा जो कि क्या है, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। कह रहा है साफ साफ कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है, यानी लाभ, आरक्षण का, रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ उसी को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, अन्यथा उसे लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपको अपना निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का दिखाना होगा जब आपके ज्वाइनिंग के समय वेरिफिकेशन
होगा तब, अन्यथा नहीं। आप चाहें तो भर सकते हैं, कुछ लोग भर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उनका जो निवास प्रमाण पत्र है वो उस फाइनल सबमिशन डेट जो है फॉर्म भरने की उससे बाद का होता है, तो बाद का चक्कर नहीं चलेगा, पहले का ही आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक बात और साफ साफ कही गई है, जो EWS की श्रेणी जो नई बनाई गई है, EWS यानी इकोनॉमिकली जो वीकेंड सेक्शन है, कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उसको इस में 10% आरक्षण भी का लाभ भी प्राप्त होगा। यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। क्लियर है भाई? अच्छा, एक और बात, आपने जो फाइनल सबमिशन किया है उसकी हार्ड कॉपी जो है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, कहीं भी नहीं भेजनी है। हार्ड कॉपी को कहीं पर भी सेंड नहीं करना है फाइनल सबमिशन के बाद। जो हार्ड कॉपी आप लोग प्रिंट आउट निकलवाएंगे वो प्रिंट आउट आपको कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक और बात आपको यहां याद है, ऑनलाइन जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पश्चात उसमें कोई भी ऑनलाइन आवेदन अगर आपने एक बार अंतिम रूप से फाइनल सबमिट कर दिया है, फाइनली सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। फाइनल सबमिशन के बाद उसमें कोई भी संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें, यानी कि फॉर्म भरते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करें, ये सब बातें तो आप समझते हैं, मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन एक बात और आपको यहाँ याद रखनी है बस, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, इन फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, इन फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आपको यदि कोई दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, कोई समस्या है, कोई जानकारी ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस पर भी संपर्क करके पता कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखें, ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी जो संक्षिप्त अनुदेश दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ये सब जानकारी तो ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस वही बात है कि कब फॉर्म भरना है, वेबसाइट से जाकर के फॉर्म भरना है। यहाँ पर अगर सीटों का देखा जाए, फीस के बारे में देखा जाए तो फीस के विषय में सिर्फ इतना दिया गया है कि फीस जो आपको जो जनरल कैटेगरी की फीस होगी वो 750 रुपये आपको पे करनी है, EWS वालों को 450 रुपये पे करने हैं, और OBC को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 750 रुपये का ही पे करना है। SC और ST की बात करें, यहाँ पर OBC की बात हो रही थी और यहाँ पर बात हो रही थी आपके EWS श्रेणी की, और यहाँ पर बात हो रही थी जनरल कैटेगरी की। ठीक है ना, जनरल कैटेगरी की, और ये बात हो रही है SC की, और ये बात हो रही है ST की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और महिला, यानी कि महिलाओं के विषय में भी आपको याद रखना चाहिए। कितनी फीस लगने वाली है यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज के विषय में। ठीक है, यहाँ पर फीस अगर देखिए तो अनुसूचित जाति की जो फीस है वो 450 रुपये है, और आप देखिए ST की फीस 250 रुपये रखी गई है केवल, और आपको यहाँ पर 750, 450, 750, 450 और 250 इस तरीके का फीस का सेगमेंट है। आप लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। फीस का भी ध्यान रखिएगा कि फीस कितनी लगने वाली है। इसके बाद देखें, जो तीसरा चरण है फीस के बाद, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें, आपको कौन सा फोटो लगाना है, इन सब बातों का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। रिसेंट फोटो लगाएं, लेटेस्ट फोटो लगाएं अपना। अब दूसरी बात यहां पर होगी, अगर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए इन्होंने साफ कहा है कि अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होगा। बाद में कई बार ऐसा देखा गया, जैसे कि कई और भर्तियां जो आप लोगों ने देखी होंगी उसमें ऐसा पाया गया कि कई बार क्या होता है कि फॉर्म में कोई गलती रह जाती है, मानवीय भूल रह जाती है, तो उसको लेकर भी आयोग कई बार क्या करता है, मना कर देता है। वो बिल्कुल नहीं मानता है कि आपने कोई गलती, मानवीय गलती रही होगी, वो ये मानते हैं कि आपने सही तरीके से फॉर्म नहीं भरा है। ठीक, यहां पर आयु सीमा की बात की जाए तो देखिए 1 जुलाई 2022 की तारीख दी गई है। इस तारीख को ध्यान रखेंगे कि 1 जुलाई 2022 को आप कम से कम 21 वर्ष के होने ही चाहिए। 1 जुलाई 2022 को कितने होने चाहिए? आप 21 वर्ष के होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अंतिम तिथि ही कोई माना जाएगा, सिर्फ आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अहर्ता की तिथि मानी जाएगी। यानी इसके बाद यदि आपका कोई भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी आपका रिजल्ट आता है जो कि परीक्षा के लिए आवश्यक अहर्ता थी, तो वो मान्य नहीं होगा। ये मान्य होगा सिर्फ तब जब आपने अंतिम तिथि तक योग्यता हासिल कर ली है। इसके बाद देखें, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अध्यापक के किसी भी, इसमें शैक्षिक योग्यताओं का अलग अलग दिया गया है। वेतनमान बहुत अच्छा है, आप लोग समझ ही रहे हैं। आरक्षण के लाभ की बात मैंने आपको बता ही दी इसमें। अब आते हैं अपने काम की अन्य बातों पर। यहां पर और बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। परीक्षा केंद्र के विषय में आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं, अभी तो सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं। परीक्षा केंद्र वो अपनी तरफ से आवंटित करेंगे। यहां पर जो परीक्षा होगी उसके विषय में बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया किस तरीके की होगी, इसमें नियम जान लेना आवश्यक है। यानी TGT की बात कर रहे हैं हम, और TGT में जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का पद है, इसके विषय में देखा जाए तो नियमावली के अनुसार भर्ती हो रही है, जो कि कैसे होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी।
कैसे होगी? केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। और लिखित परीक्षा में क्या होगा? टीजीटी के लिए अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित, जो विषय पर आधारित परीक्षा होगी और सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कितने 500 नंबर के मार्क्स कितने होंगे? 500 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिनमें 125 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। इतना भी आपको याद रखना है। और यह भी याद रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या है? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है ना? ये भी याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है ना? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न आपको करने ही हैं। समयावधि की बात करें तो प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि यहाँ पर 2 घंटे दी गई है, यानी कि आपको कुल 120 मिनट मिलने वाले हैं पेपर को हल करने के लिए। 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने होंगे। 120 मिनट में कितने सवाल करने हैं आपको? 125 सवाल करने होंगे। ये बात चल रही है आपके टीजीटी के लिए। प्रश्न कैसे होंगे? प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो सरल है आप लोगों के लिए, आप लोग आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा बस। चलिए, इसके बाद देखें चयन हेतु जो मेरिट है, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों के जो प्राप्तांक होंगे उसी के आधार पर सब कुछ हो गया। यहां पर दिया है की संख्या से अधिक किंतु 25% अनधिकृत समेकित पैनल लिस्ट मेरिट के अनुसार तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के संबंध में है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब दूसरी बात करें यहां पर अभ्यर्थियों हेतु जो सामान्य अनुदेश दिए गए हैं वो क्या हैं। यहां पर एक बात, ये अपने जो क्राइटेरिया है उनको ध्यान में रखना है कि नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखें विशेष तौर पर कि एक से अधिक पत्नियां आपकी जीवित ना हो। ठीक, कोई महिला अभ्यर्थी तब तक पात्र नहीं होगी जब उसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह कर लिया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, तब भी वो क्या नहीं होगी? पात्र नहीं मानी जाएगी। लेकिन राज्य सरकार यदि उसको ऐसी छूट दे देती है तब वो आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक दृष्टि से वो क्या नहीं होना चाहिए? वो कुछ उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो स्वस्थ होना आवश्यक है। ये सब बातें तो जनरल सामान्य सी हैं, लेकिन आपको जो मैंने और बातें बताई वो आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। स्वास्थ्य, हाँ, ये एक और जो फाइनल की बात करें, जब आपका फाइनल के लिए जाएंगे, जब आप लोग ज्वाइनिंग के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ही जाएं। यहां पर यह भी याद रखिएगा। महिला अभ्यर्थी, बालक एवं बालिका, यहां पर ये महिला अभ्यर्थियों के बारे में है कि महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के लिए विद्यालयों के लिए पात्र है। बालक और बालिका दोनों वर्गों में फॉर्म भर सकती है कोई भी महिला। ठीक है ना? आप लोग ये बात अच्छे से याद रखें कि कई बारी एक्चुअली में है क्या, बात यह है कि कई बारी जो बालिका वर्ग है उसमें जो वैकेंसीज हैं वो बहुत कम हैं। तो जिन महिलाओं को ये लग रहा है कि वैकेंसीज कम हैं वो अपना फॉर्म क्या कर सकती हैं? बालक वर्ग में भी भर सकती हैं। इस बात की यहाँ पर ये छूट दी गई है। क्लियर? इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र किया जाएगा। अलग अलग आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता आपको नहीं है यहां पर। ठीक, आरक्षण के विषय में बहुत सारी बातें हैं, इससे आपका अभी तो कोई लेना देना नहीं, अभी तो सिर्फ फॉर्म भरना है। यहां पर यह भी आपको याद रखना है कि प्रशिक्षित स्नातक और टीजीटी, यानी कि टीजीटी की बात हो रही है, प्रशिक्षित स्नातक, और प्रवक्ता पद यानी कि पीजीटी की बात हो रही है। तो दोनों की परीक्षा की तारीखें क्या होंगी? अलग अलग होंगी। और दोनों की जो पेपर होंगे वो अलग अलग तारीखों में होंगे। इसीलिए जो अभ्यर्थी दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों पदों के लिए एलिजिबल हैं, वो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या उनको नहीं होगी। क्लियर है भाई? इसमें आप लोग याद रखेंगे दोनों ही क्या कर सकते हैं? वो दोनों ही तारीखों में आवेदन कर सकते हैं, दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक और बड़ी बात इसमें कि परीक्षा कब होगी नहीं मालूम। परीक्षा कब होने वाली है अभी नहीं मालूम, यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये बातें आप लोगों को लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के तौर पर हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। नकल करने, इन सब के बारे में तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये सब तो आपको पहले से ही पता है कि नकल नहीं करनी है परीक्षा में बिल्कुल भी। और नकल क्या, आपको मोबाइल भी नहीं ले जा सकते बिल्कुल भी। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बातें हो गई आप लोगों के लिए फॉर्म भरने के संबंध में। और कोई आपको डाउट लगे, जानकारी लगे, ये तो प्रमाण पत्रों के विषय में दिया गया है कि प्रमाण पत्रों का प्रारूप भी दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो जिन लोगों को अपने विशेष प्रमाण पत्र चाहिए, बनवाने हैं, उनको वो इसी फॉर्मेट में बनवा के रखेंगे और पहले से ही बनवा के रखेंगे। ये बाद के मान्य नहीं होंगे। ये बात भी आपको पहले ही मैंने बता दी है कि ये जो फॉर्मेट दिया गया है वो बाद के मान्य नहीं होंगे। इन फॉर्मेट में ही आप लोग बनवाएं। फॉर्मेट अगर गड़बड़ होगा तो वो भी सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर
शिक्षित स्नातक वर्ग और शिक्षक बालक वर्ग में जो आप लोगों के लिए किसकी कितनी वैकेंसीज हैं वो आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग देख लीजिएगा इसको, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, सबसे कम किस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको एक ही वैकेंसी चाहिए। अगर एक भी हो तब भी जज्बा वो होना चाहिए कि हमें इस पर भी नौकरी मिलनी है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में है, तो अलग अलग विषयवार यहाँ पर दिया गया है कि किसको कितनी वैकेंसीज मिलने वाली हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बालक वर्ग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, हालांकि 3213 वैकेंसीज हैं, और बालिका वर्ग में आप देख रहे हैं मात्र 326 वैकेंसी हैं। कहाँ 3213 और कहाँ 326 वैकेंसीज बालिका वर्ग के साथ। पता नहीं, शायद बालिकाएं कम पढ़ रही हैं या कम पढ़ा रही हैं, ये तो सरकार जाने, और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या योग्यता है, विषयवार योग्यता की बात करी जाए तो विषयवार योग्यता में देखें तो सबसे पहले हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय के लिए साफ साफ कहा गया है कि बीए जो है, बीए हिंदी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? बीए हिंदी से होना चाहिए, और साथ में उसके क्या होनी चाहिए? संस्कृत होना चाहिए, के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। संस्कृत ग्रेजुएशन में नहीं कह रहा, संस्कृत कह रहा है कि इंटर यानी कि 12th में आपके पास क्या होनी चाहिए? संस्कृत होनी अनिवार्य है। यहाँ पर बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। इसमें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, समकक्ष परीक्षा कोई दी हो या फिर बीएड, और साथ में समकक्ष, इसके समकक्ष कोई परीक्षा कोई पास की हो आपने, या और लेकिन साथ में उसके साथ साथ इन सब योग्यताओं के साथ साथ आपको बीएड होना अनिवार्य है। इसमें क्या होना? बीएड होना अनिवार्य है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये हिंदी के लिए, और हिंदी वालों की सबसे बड़ी समस्या इस समय हो गई है कि इंटर में संस्कृत, क्योंकि इंटर में जो विषय होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, हिंदी के साथ में एक संस्कृत सप्लीमेंट्री होती है उसमें, तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास संस्कृत थी, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत का अलग से होता है, जैसे जनरल इंग्लिश होती है उसी प्रकार से आप जनरल इंग्लिश ना लेकर के आप संस्कृत ले सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ ऐसा कोई करता नहीं है। इंटर में जो 5 विषय होते हैं जिसमें हिंदी है, तो हिंदी के जनरल इंग्लिश भी उसमें रहता है, तो जनरल इंग्लिश के साथ में वो क्या ले सकते हैं? वो संस्कृत लेकर के पेपर देते हैं। तो ये उनके लिए हो गया है एक तरीके से, और ये भारी समस्या है। कई मेरे विद्यार्थी जो संपर्क में आते हैं वो यही कहते हैं कि सर हमारे पास किस तरीके से हम कहें कि 12th में हमारे पास संस्कृत थी, क्योंकि संस्कृत का पेपर तो हुआ था, हिंदी के साथ हुआ था, लेकिन यहाँ पर अलग से संस्कृत विषय के रूप में एक पेपर उन्होंने नहीं दिया था। तो ऐसे विद्यार्थियों को आगे भविष्य में ऐसी कोई असुविधा ना हो, तो इसलिए वो एक विषय के साथ भी संस्कृत से आप लोग वहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, बीए हिंदी, यहाँ पर एक और योग्यता है, या फिर उनके साथ में क्या हो, उन्होंने बीए किया है हिंदी एवं संस्कृत विषय दोनों के साथ में किया हो, हिंदी एवं संस्कृत। तो जो लोग वो बीए कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं एक विषय के साथ। अगर वो हिंदी से बीए हैं तो संस्कृत से भी वो बीए एक विषय के साथ कर सकते हैं, और बीएड भी उनका होना ही चाहिए। बीएड तो यहाँ पर अनिवार्य है, ये भी याद रखेंगे, बीएड अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखें कि बीएड के साथ यदि कोई एमएड है तो उसे क्या होगा? वरीयता दी जाएगी। पीएचडी है तो उसे भी वरीयता मिलेगी। किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में वो भाग लेता है, उसका प्रमाण पत्र यदि उसके पास है तो उसे भी वरीयता मिलेगी। वो सभी में मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक में ही, एक विषय में ही मिलेगी, सभी विषयों के साथ ऐसा ही है यहाँ पर। ठीक, गणित में भी बीए अथवा बीएससी होना चाहिए गणित के साथ में, और बीएड होना चाहिए। गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र की बात उसको होना चाहिए। यहाँ पर गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी उसके पास होनी चाहिए। और कई कॉलेजों के नाम भी दिए हैं इन्होंने, जैसे इलाहाबाद का नाम दिया, लेडी इरविन कॉलेज का नाम दिया है, यहाँ से अगर उन्होंने किया है तो उसको भी मिलेगा। उर्दू के विषय में है, अंग्रेजी के विषय में, संस्कृत के बारे में है, अथवा देखिए संस्कृत के विषय में कह रहा है कि बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड, ठीक है ना, इनके विषय में बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षण अथवा शिक्षण डिग्री डिप्लोमा उसके पास हो। वाराणसी, उसके बाद है कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त एक डिग्री उसके पास होनी चाहिए, वो बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण डिग्री या डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। तो आप ये योग्यताएं देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर ये बताना था कि किस तरीके की जो एक दिक्कत हिंदी वालों को आती है उसके विषय में समझाना बहुत आवश्यक था यहाँ पर, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर आए। अब बात आती है इस सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि यहां पर भी कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में क्या समस्या आती है? सोशल साइंस वालों की जो समस्या है उस पर बड़ा एक गंभीर समस्या है। यहां पर यह कह रहा है कि 4 विषय हैं जो कि बीए में होते हैं। 4 विषय कौन से हैं? एक है आपका हिस्ट्री, एक है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स भी कहते हैं, और अर्थशास्त्र।
ये 4 विषय हैं। वो कह रहा है कि ये 4 विषय हैं और इन 4 विषयों में से किन्हीं कोई 2 विषय आपके पास होने चाहिए। 4 विषयों में से कोई 2 विषय आपके पास होने चाहिए, चाहे वो आपका इतिहास, आपने मान लीजिए कि आपके पास इतिहास और भूगोल था। यहां पर यह भी बता दूं आपके पास कि आपके पास ये 2 सब्जेक्ट थे, बीए में आपके पास ये 2 सब्जेक्ट थे, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कई विद्यार्थियों के मन में उठता है कि सर हमको इतिहास बड़ा कठिन लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, डेटा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, हम इतिहास से पेपर नहीं देना चाहते। हाल अब हमारे पास ग्रेजुएशन में राजनीति विज्ञान नहीं था, मान लीजिए उनके पास राजनीति विज्ञान नहीं था या राजनीति शास्त्र सिविक्स उनके पास नहीं था, तो वो चाहते हैं कि वो राजनीति शास्त्र से पेपर दे सकते हैं? जी हां, वो राजनीति शास्त्र से पेपर दे सकते हैं, वो भूगोल और राजनीति शास्त्र का पेपर दे सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, भूगोल और राजनीति शास्त्र विषय से पेपर दे सकते हैं। लेकिन वो बस शर्त इतनी है कि आपके पास इन चारों में से कोई 2 पेपर होने चाहिए थे। इन चारों में से जब आपके पास कोई 2 पेपर होते हैं तो आपको ये बात क्लियर याद रखनी है कि आपको किसी भी इनमें से, अब जब पेपर आएगा, क्योंकि याद रखेंगे जब फॉर्म भरने जाएंगे आप, तो फॉर्म भरते समय आपसे विषय नहीं पूछेगा, फॉर्म भरते समय आपसे कोई सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था या किस सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाहते हैं। ये जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो वहां पर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और जो आपकी ओएमआर सीट मिलेगी, उस ओएमआर सीट पर ही आपको मेंशन करना होगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए हैं, कौन से विषय के साथ ये परीक्षा दी है। इस विषय में जिन लोगों को भी डाउट हो वो अपना डाउट क्लियर रखें कि अगर उनके पास 4 में से इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट बीए में थे, तो वो इन चारों में से किसी से भी पेपर दे सकता है, वो कोई भी 2 विषय के साथ पेपर दे सकता है, वो इतिहास और भूगोल के साथ पेपर दे सकता है। क्या रखना है, इतिहास और भूगोल के साथ वो पेपर दे सकता है, वो इतिहास और भूगोल के साथ पेपर दे सकता है, वो इतिहास और राजनीति शास्त्र के साथ पेपर दे सकता है, वो भूगोल और राजनीति शास्त्र के साथ पेपर से दे सकता है, वो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के पेपर दे सकता है। बेशक उसके विषय ये नहीं रहे हैं, वो इन चारों में से भी किसी भी 2 के साथ पेपर में जा सकता है। क्लियर रखेंगे इस बात को। डिग्री विग्री की बात तो वही है सारी, बस आपको ये जो कंफ्यूजन सोशल साइंस वालों को था, ये मुझे दूर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई विद्यार्थी मेरे जो कह रहे थे कि सर इसका क्या करें, तो इसका यही करना है कि अगर आपके पास में इतिहास, यहां पर ये 2 सब्जेक्ट आपके बीए में हैं और आपको पेपर देना है इससे, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इन 2 विषयों के साथ भी आप पेपर दे सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा के रखिए, कोई डाउट मत रखिएगा इस चीज को लेकर के। यहां पर यही सबसे ज्यादा जरूरी था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। संगीत वंगीत ये तो मुझे नहीं आता, ठीक। बाकी सब बातें जो दी गई हैं वो अलग अलग विषय, अलग अलग चीज़ों के बारे में है। ये आप लोगों के लिए बात की ज़रूरतें हैं जो आपको याद होना चाहिए। भाई याद होने से मेरा मतलब है दृष्टिबाधित नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, वो अलग बातें हैं। बस आपको जो काम की बात थी वो मैंने बता दी, जो जिन लोगों को ये डाउट होता रहता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई आप लोगों के साथ में टीजीटी के विषय में। अब पीजीटी के विषय में देख लेते हैं कुछ बातें जो पीजीटी से संबंधित हैं। तो पीजीटी के संबंध में देखें तो कहाँ पर क्या बातें हैं वो भी देख लेते हैं एक बार पीजीटी के संबंध में। देखिए ये है आपका पीजीटी के संबंध में, ठीक है ना। ये बात हो रही है अब आपके पीजीटी के संबंध में है। तो पीजीटी के बारे में देखिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर पीजीटी के बारे में भी, तो आप लोगों को वो भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वही चीज़ है, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है। आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आप समझ सकते हैं क्या है। आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आपकी है वही 9/6 जो आपको पहले मैंने बताई थी, वही है आपके 9 जून से शुरू होगा और आप मान के चलिए 6 जुलाई तक आपको पीजीटी के विषय में आपको फॉर्म भर देना है। प्रवक्ता पद के लिए है, ये बात हो रही है पीजीटी के लिए। क्लियर है, पीजीटी के संबंध में बात हो रही है। वही सारी बातें हैं, बस कुछ अंतर आएंगे तो उनको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगर इसके बाद देखें यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाएं तो मैंने जैसा कि पहले ही आप लोगों को बताया कि लिखित परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक आवंटन नहीं होगा। याद रखेंगे, लिखित परीक्षा में साफ साफ ये कहा जा रहा है कि कोई भी क्या नहीं होगा, ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। वही सब बातें हैं यहाँ पर। इसमें आप लोगों को मैंने पहले ही कहा कि कोई भी लिखित परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है।
नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। क्लियर है भाई, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है, ठीक है। और आरक्षण वगैरह की सारी बातें वही सब हैं, बस मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ जो अलग बिंदु हैं उनके विषय में बताना चाहता हूं, बस उसके विषय में जानिए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये सब बातें जो आप समझ रहे हैं, आरक्षण की बात, फॉर्म भरने की जो फीस है वो सबकी इक्वल है यहाँ पर, टीजीटी की भी पीजीटी की भी। रिक्त पदों की बात करें, यहाँ रिक्त पदों के बारे में एक बात ये है कि यहाँ पर रिक्त पदों की जो संख्या है वो थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ही कम दे दी गई है, जो कि आप देखिए यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 600, कुल पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में 624 पद ही दिए गए हैं, जो कि बहुत कम है अपने आप में। क्लियर है यहाँ पर, और बाकी सारी बातें तो बिल्कुल वैसी ही हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर विषयवार बात करेंगे हम लोग, किसी भी एक विषय से आप पेपर दे सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इसके भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, तो भर्ती प्रक्रिया के विषय में देख लेते हैं थोड़ी सी कुछ बातें। तो भर्ती प्रक्रिया देखिए, भर्ती प्रक्रिया के विषय में देखिए क्या है। लिखित परीक्षा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया के नियम हैं। लिखित सूची तैयार करनी होगी, यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक दिए जाएंगे। जो लिखित परीक्षा होगी उस पर क्या होगा, यहाँ पर 85% अंक दिए जाएंगे। सिर्फ लिखित परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे, 85% अंक प्राप्त होंगे। और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक, यानी यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। टीजीटी में अभी हमने देखा था कि वहां इंटरव्यू की बात नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, एक इंटरव्यू भी होगा, साक्षात्कार भी होगा, जो कि 10% अंक होंगे। जो कुल परीक्षा है उसके 10% अंक किससे लिए जाएंगे, यहां पर ये अंक आपके लिए जाएंगे, आपके साक्षात्कार से लिए जाएंगे। क्लियर रखेंगे, इतनी सी बात आपके दिमाग में रहेगी। 85% अंक होंगे लिखित परीक्षा के, 10% अंक होंगे साक्षात्कार के। इसमें आपको याद रखना है कि सामान्य ज्ञान के आधार पर सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न होंगे, जो कि 4% अंक के होंगे। सामान्य ज्ञान के 4% अंक होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। व्यक्तित्व जो परीक्षण के आधार पर 3% अंक होंगे। और साक्षात्कार बात करें तो अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3 अंक, यहाँ पर 3% अंक दिए जाएंगे, यानी कि 4, 3 और 3, यानी कि आपके कुल 10% अंक हो गए। यानी साक्षात्कार में आपसे सामान्य ज्ञान के सवाल होंगे, व्यक्तित्व परीक्षण की बातें होंगी, और अभिव्यक्ति की योग्यता के संबंध में आपको 3% अंकों के बारे में, और सामान्य ज्ञान के जो सवाल आपसे किए जाएंगे उनके 4% अंक आपको इंटरव्यू में प्राप्त होंगे। तो ये कुल मिला के 10% होंगे। बाकी 5% कहाँ गए, तो 5% यहाँ पर है। ये 5% अंकों के बारे में कह रहा है कि डॉक्टरेट की उपाधि, यदि किसी के पास में डॉक्टरेट की उपाधि है तो आपको, यानी कि उसने पीएचडी किया है, एमफिल किया है, तो उसको 2% अंकों की अधिमान्यता मिलेगी, यानी कि एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे उसे। शिक्षा स्नातक है, यानी किसी व्यक्ति ने बीएड के साथ साथ एमएड भी किया हुआ है, तो वो क्या है, 2% अंक उसे एक्स्ट्रा प्राप्त होंगे। बीएड की उपाधि अगर उसके पास है तो उसे 1% अंक एक्स्ट्रा प्राप्त होंगे। क्लियर रहेगी इतनी सी बात, ये भी बहुत बढ़िया है कि ये दिया जाएगा। और राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने पर उसे 1% अंकों का अधिमान दिया जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो 2%, 2%, 4%, ठीक है ना, और 1% यहां पर, ये तो 5% हो जाता है। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये है कि या तो एक का लाभ आपको यहां पर मिलेगा, इनमें से किसी एक में। तो इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट बात करें इसके बाद, प्रवक्ता संपर्क पद हेतु जो बातें हो रही हैं उसके संबंध में है, ठीक है। देखिए यहां पर जो और बात हो रही है वो और बात संबंधित है किससे, लिखित परीक्षा। प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया ये होगी कि लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा, दोनों ही चीजें यहां पर होंगी। लिखित परीक्षा कितने नंबर की होने वाली है, इसमें 425 अंक की होगी, और आपके जो साक्षात्कार होगा वो 50 अंक का होगा। और अधिमानी जो अर्हता है वो कितने अंक की होगी, 25 अंक की होने वाली है। यानी कि टोटल पेपर आपके 500 अंक का ही होगा, जो कि टीजीटी में भी था, बस वहां लिखित परीक्षा नहीं थी, मतलब साक्षात्कार नहीं था, लिखित परीक्षा ही थी सिर्फ। यहां पर 425 अंक की लिखित परीक्षा, 50 अंक का इंटरव्यू होगा यहां पर, और दूसरा 25 अंक का यहां पर जो आप लोगों को मैंने बताया 5% जो आप लोगों के लिए विशेष स्पेशली वो क्या मिलेंगे, वरीयता मिलेगी, जिन लोगों को अधिमान मिलेगा उनके लिए थे, ठीक। अब यानी कि इससे यह भी पता चलता है कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है, कितने नंबर का होगा यहां पर, देखिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कितने नंबर का यहां पर क्वेश्चन पेपर आने वाला है, या प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा। तो यहां पर संभव 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, एक प्रश्न पत्र होगा यहां पर 425 अंकों का, और प्रश्नों की संख्या 125 ही होने वाली है, जैसा कि आपने देखा था टीजीटी में भी। तो यहां पर लेकिन प्रश्नों का क्या होगा, यहां पर लिखित परीक्षा कितने नंबर की है, 450 नंबर की है, और यहां पर यानी कि एक प्रश्न
3.4 अंक का होगा। एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3.4 अंक का होने वाला है। 3.4 अंक का एक प्रश्न होने वाला है। एक प्रश्न को आपको नंबर कितने दिलाएगा? 3.4 अंक यहाँ पर दिलाएगा, ठीक है। और वहाँ पर टीजीटी में 4 अंक दिलवाएगा, तो यहाँ पर 0.6 का अंतर आ रहा है। समयावधि की बात करें तो वही 2 घंटा मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर। प्रश्न एमसीक्यू टाइप के होंगे, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। अब मेरिट लिस्ट की बात करें, मेरिट लिस्ट जो बनेगी, साक्षात्कार उन अभ्यर्थियों का होगा जो लिखित परीक्षा में क्या किए आएंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आएंगे, उनका क्या होने वाला है, वहां पर साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार होगा एक पैनल के माध्यम से, वहां पर साक्षात्कार लिया जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो आप लोगों को यह भी जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। यहां पर वही बातें हैं कि बालक बालिका की बात करें तो वो मैंने पहले ही बता दिया, दोनों में कॉमन बात थी। कि महिला अभ्यर्थी की बात करें तो महिला अभ्यर्थी दोनों में ही फॉर्म भर सकती हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी क्या कर सकती हैं, यहाँ पर दोनों में ही फॉर्म भर सकती हैं। कोई पुरुष जो है सिर्फ बालक वर्ग में फॉर्म भरेगा, कोई पुरुष बालक वर्ग में फॉर्म भरेगा। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों में फॉर्म भर सकती है। यहाँ पर एक ही आवेदन पत्र करना है आपको, एक ही विषय के लिए, एक वर्ग के लिए, ठीक। इसमें भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं अब आप लोगों को यहाँ पर विषय बताऊँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर वैकेंसीज किस किस के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की बात करें जाए तो विषय, कई लोगों को ये डाउट हो रहा है कि इस बार ये वाले सब्जेक्ट की तो वैकेंसी है ही नहीं, ये वाले की तो है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए है, थोड़ा सा ये जान लेंगे कि भैया किस किस की वैकेंसी है, किसकी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर नागरिक शास्त्र है यानी पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी है, गणित है, इंग्लिश है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, हिंदी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, वाणिज्य, ये सभी 17 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। और इनकी टोटल वैकेंसी बैठती हैं 549 वैकेंसी, ठीक। इसके बाद देखें दूसरी वैकेंसीज के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो देखिए कौन कौन सी हैं और है यहाँ पर। अब बात करें प्रवक्ता बालिका वर्ग की, तो ये बालक वर्ग की बात हो गई। अब बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका वर्ग में क्या दिया गया है, बालिका वर्ग में भी नागरिक शास्त्र की वैकेंसी है, भौतिक शास्त्र है, जीव विज्ञान है, भूगोल, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला और गृह विज्ञान। कुल मिलाकर के 75 वैकेंसी हैं। और वैकेंसी की संख्या आप देख सकते हैं कि नाम मात्र तक की है। यहाँ पर एक वैकेंसी भी है भूगोल के लिए, बालिका वर्ग में भूगोल के लिए केवल एक वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। आप समझ सकते हैं कितना अन्याय है यहाँ पर, है जी, कितना अन्याय है यहाँ पर, ठीक। चलिए अगली बात करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर वही हिंदी का जो आप लोग देखिए यहाँ पर योग्यता दी हुई है, अहर्ता क्या है। जो लोग हिंदी से फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या योग्यता रहेगी। देखिए जो लोग हिंदी से फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए योग्यता क्या है। हिंदी में एमए किया होना चाहिए। यहाँ पर आपको एमए के साथ में एमए आपका होना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए एमए होना ही कंपलसरी है, यहाँ पर एमए होना ही चाहिए। आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आवश्यक है इसको फॉर्म को भरने के लिए, इतनी बात आपको याद रखनी है। हिंदी में एमए हो तथा संस्कृत के साथ बीए हो, इसके यानी कि प्लस की बात हो रही है, प्लस संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए, ठीक है। अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अथवा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से हो। प्रशिक्षण योग्यता वरीयतामान होगी यहाँ पर, वरीयमान होगी यहाँ पर, ठीक है। हिंदी एमए के साथ साथ संस्कृत विधियों विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय का अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। वो अलग बात है प्रोन्नति हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर अधिमानी की बात करें तो जैसा उसमें टीजीटी मैंने आपको बताया था वैसा ही इसमें भी यहाँ पर रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इस चीज़ को कि हिंदी के साथ यहाँ हिंदी वालों को संस्कृत होना बहुत ज़रूरी हो गया है। हिंदी में एमए था, संस्कृत के साथ उसको बीए होना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है भाई, ठीक है। ऐसे ही और विषयों के विषय में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सभी विषय तो नहीं बता सकता यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर और बहुत सारी बातें दी गई हैं, लेकिन आपको जो मूल बातें थी वो आपको याद रखनी है, तारीख याद रखनी है और बहुत सारी। देखिए यहाँ पर नागरिक शास्त्र के विषय में भी है, एमए राजनीति प्रशिक्षण परिमाण होगा, नागरिक शास्त्र है, यहाँ पर इतिहास है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने जो बातें बताई हैं वो आपके लिए परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगी। तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अपने डाउट्स को क्लियर रखें, परीक्षा के लिए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दें और अपनी तैयारियों में जुट जाएं। हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में जो कि होगी परीक्षा की स्ट्रेटजी के संबंध में कि
किसकी परीक्षा के लिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के जब भी वो लोग अक्सर असफल हो जाते हैं जो बिना रणनीति के मैदान में उतरते हैं। बिना रणनीति के कभी सेनाएं भी मैदान में नहीं उतरती, और जो सेनाओं पर अचानक हमले हो जाते हैं और जो सेनाएं बिना रणनीति के मैदान में होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा वो सेनाएं पराजित हो जाती हैं। तो आपको ऐसा रणनीति अपनानी होगी जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, जिसकी बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कि आप लोग परीक्षा में सफल हों।